हेलो दोस्तों। सेट्स एंड रिलेशंस। रिलेशन, let A and B be two non-empty sets, then the relation is the subset of Cartesian products of two sets। तो रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। अगर हमारे पास कोई सेट है A एंड देन हमारे पास कोई सेट है B, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, मतलब कि जो इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, वो जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा। ठीक है, अब इस सेट में से जो हमारे पास ये सेट हमें मिल रहा है, इस सेट में से जो भी कोई सबसेट होगा, यानी कि अगर हम देखें सेट में कोई हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हिडन प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज से अगर हम कोई एक सबसेट निकालना चाहें इस सेट में से, जैसे अगर हमने एक सबसेट निकाल दिया 1,2 एंड 1,3, तो ये जो सबसेट है, ठीक है, सपोज ये सबसेट है। अब ये सबसेट में हम कुछ रिलेशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो है अगर हमारे पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ए इज लेस देन बी। ओके, तो इस सबसेट में हमारे पास जो है इसी तरह का रिलेशन है, तो ये होता है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ any two sets or the given non-empty sets. R is called a relation from set A to B। क्योंकि हम A क्रॉस B लिख रहे हैं तो the relation from set A to B, अगर B क्रॉस A लिखेंगे तो relation from set B to set A हो जाएगा। Any subset of A cross B is called a relation from A to B। Relation contains ordered pairs as elements, hence a relation is a subset of ordered pairs। रिलेशन में क्या होते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमें कुछ इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, 1,2, 1,3, ओके, 1,3, देन हमें मिलेगा 2,2, 2,3, देन हमें मिलेगा 4,2, 4,3। तो इस तरह से, और हमारे पास ये जो है एक सेट आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब होता है हम उनको स्वैप नहीं कर सकते, जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। अगर हम उन एलिमेंट्स की पोजीशन को सेव स्वैप करेंगे तो वो ऑर्डर ही चेंज हो गया, तो इसका मतलब वो पेयर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अ रिलेशन contains ordered pairs as elements, hence a relation is a set of ordered pairs। अब जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे R1 एक रिलेशन डिफाइन किया गया है 1, 2, 1, 3, 2, 3। तो रिलेशन में क्या बोल रहा है ये कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर हैं एलिमेंट, जिनको हम फॉर एग्जांपल जनरलाइज कर रहे हैं या डिनोट कर रहे हैं, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ए से, सेकंड कोऑर्डिनेट को बी से। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग कर रहे हैं, वेयर ए इज लेस देन बी, 1 is less than 2, 1 is less than 3, 2 is less than 3। तो ये एक तरह का रिलेशन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि जो हमारे पास एक सेट बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स का, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, वो दूसरे पोजीशन पे जो एलिमेंट है
वो उससे छोटा है। तो ये एक तरह का यहाँ पे रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, कौन से सेट से? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से। इसलिए R1 इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स। तो रिलेशन हमेशा हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर कब मिलेंगे? जब हम किन्हीं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, एक रिलेशन गिवन है 4,2 4,3। तो हमें देखने से ही ये पता लग गया है कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा है। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो रिलेशन हमें समझ में आ गया। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। अब वो सबसेट किसका होता है? वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब वो हमें ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं? जब हम किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे कार्डिनलिटी की बात आ रही है। अगर हमारे पास एक सेट है ए और उसकी कार्डिनलिटी है पी, सेट बी है उसकी कार्डिनलिटी है क्यू। कार्डिनलिटी मीनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए और बी। तो यहाँ पर पी क्यू हो गया, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर पी क्यू। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे पॉसिबल रिलेशंस आ जाएगा। अब कहने का मतलब है कि अब 2 क्यों है? हमारे पास चॉइस है, इंक्लूड और एक्सक्लूड दी एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ द सेट्स। तो हम जब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, आगे हम समझेंगे रिलेशंस जो हम अगर बना रहे हैं, हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, उस रिलेशन में हमारे पास कुछ अगर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ अगर एलिमेंट्स हैं, तो हम जो है उस रिलेशन का, हम उसको कितनी तरह से उसके हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, वो जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रिलेशंस की प्रॉपर्टीज, तब ये हमें समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर पी क्यू। तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए में 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी में 2, तो 2 3 या 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2 की पावर 6। तो ये हो गया हमारे पास 64 पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो 64 तरह के रिलेशंस हम बना सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी से। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये एग्जांपल देखा है, हमारे पास दो सेट गिवन है ए और बी, और यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे R1 R2। तो ये हो गया रिलेशन 1, ये हो गया रिलेशन 2। इसी तरह से ए और बी का सेट यूज करके हम 64 टाइप्स ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। Let A and B be two non-empty sets and R is the relation from A to B। ओके, तो डोमेन और रेंज क्या कह रहे हैं? डोमेन का मतलब है कि हमारे पास जैसे अगर यहाँ पे दो सेट्स डिफाइन हैं, तो डोमेन क्या होता है? तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, तो जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बोला जाता है डोमेन, एंड जो एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे है उसको बोला जाता है रेंज। ठीक है, अब जब हम आगे फंक्शंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ इनपुट इज इक्वल टू 1, सॉरी कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू 1, आउटपुट इज इक्वल टू 1, अगर मैंने पहला ऑर्डर पेयर लिया तो। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। ठीक है, डोमेन मतलब हुआ कि इनिशियल पॉइंट क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, इनपुट क्या है, तो वो हो गया डोमेन।
और रेंज क्या हो गया कि हमें उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है, उसकी रेंज हमें मिल जाएगी। तो रेंज क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स हैं, तो उसमें जो सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट। रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। ठीक है, ये सिंपल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो हम लोग जानते हैं कि सेट्स में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा है कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर मेथड देखा है जिसमें हम लोग लिस्ट में लिखते हैं। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन मेथड देखा है, फिर सेट बिल्डर मेथड देखा है। तो इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस भी है, जिसमें रोस्टर मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है, एरो मेथड है। तो रोस्टर मेथड हम लोग जानते हैं, सिंपली हम लोग एलिमेंट्स को, या यहाँ पर अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग कैसे हम लोग लिस्ट डाउन कर रहे हैं। तो अगर हम पेयर्स को लिस्ट डाउन कर दे रहे हैं तो वो बोलता बोला जाता है रोस्टर मेथड। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक सेट ए गिवन है एंड वी हैव अ रिलेशन, तो इज लेस देन, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आर इज द रिलेशन ऑफ द सेट ए हैविंग प्रॉपर्टीज इज लेस देन। तो वन इज लेस देन टू, वन इज लेस देन थ्री, वन टू इज लेस देन थ्री। तो ये कोई रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इज लेस देन बोला है, तो ये रिलेशन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स में निकल के आ रहा है। तो ये हो गया लिस्ट डाउन करना। अगर हम रिलेशन में जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको लिस्ट डाउन कर दे रहे हैं, तो रोस्टर मेथड में आएगा। सेट बिल्डर मेथड में हम लोग उसको फॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये हो जाता है रूल, ये हो जाता है इनपुट, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे रूल में उसको स्टेब्लिश करते हैं, कैसे बाउंड करते हैं रूल में, ठीक है। इसी को बोला जाता है वेल डिफाइंड। ओके, तो लेट a is equals to 1 to 3, r is the relation of set a having property greater than, ठीक है, यहाँ पे greater than का ले लिया है। तो ये कह रहा है कि कोई पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा वाई, और x कॉमा वाई जो पेयर हैं, जो ये एलिमेंट हैं, ये दोनों एक सेट ए से बिलोंग करते हैं जिसमें x जो है y से बड़ा है। तो अगर मैं रिलेशन लिखूं, मेरे पास एक यहाँ पर ए ऑलरेडी है, तो मैं रिलेशन लिखता हूँ। तो मैं रिलेशन लिखूंगा यहाँ पे, x बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा 2,1, 2,3, 3,1, और कुछ बचा, 2,1, 2,3, और 3,1 और 3,2। तो ये हमारा जो है, और इक्वल टू भी दिया है, तो फिर इसमें इक्वल टू वाले भी आ जाएंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, 2, 2, 3 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से हम इनपुट या जो गिवन एलिमेंट्स है या जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके बेसिस पे हम रूल डिफाइन करते हैं, और रूल से हमारा जो है सेट आइडेंटिफाइड हो जा रहा है, तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। एरो डायग्राम बहुत सिंपल है, जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द रिलेशन इज established between any two given non-empty sets। ओके, अगर यहाँ पे कोई एक सेट ए है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, एंड सेट बी है 2,3, देन आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विद प्रॉपर्टी इज लेस देन, ठीक है, अगेन लेस देन। तो हम क्या करा, हमने यहाँ पे डायग्राम में जो है एक ए के सेट्स डिफाइन कर दिए, उसके बाद फिर हमने बी के सेट्स डिफाइन कर दिए, और उसमें रिलेशन बना दिया कि वन जो है टू के साथ आएगा, वन थ्री के साथ आएगा, और टू थ्री के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन दी है, रिलेशन किस टाइप का है, लेस देन टाइप का है। तो इसलिए हम 4,2 नहीं कर सकते, 4,2 नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशन कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी जा रहा है। अब ए टू बी जा रहा है, तो एक्स कॉमा वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स के एलिमेंट्स ए से बिलोंग करेंगे, वाई के एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे।
अब अगर हम 4,2 लिख देते हैं या 4,3 लिख देते हैं तो हमारी कंडीशन जो है लेस देन वाली वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया है। ओके, तो ये हो गया हमारा एरो रिप्रेजेंटेशन। सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। कोई एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, सेट फ्रॉम ए टू बी, मीनिंग आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो ये एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है। द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर डिनोटेड बाई आर इनवर्स एंड इज डिफाइंड एज y comma x such that x comma y belongs to R। अगर हमारे पास कोई R इनवर्स सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं y comma x, तो R क्या हो जाएगा, उसका x comma y R को बिलोंग करेगा। देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ y है, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे x है, तो ये इनवर्स का नोटेशन है। तो इनवर्स अगर हमारे पास R में है, R में रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो R इनवर्स में हो जाएगा हमारे पास बी टू ए। इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो बी ए बन रहा है। वाई जो है हमारे बी के एलिमेंट्स हैं और एक्स हमारा ए का एलिमेंट्स है। वहीं रिलेशन आर में फर्स्ट पोजीशन पे जो एक्स आएगा वो हमारा ए से आएगा, सेकंड पोजीशन पे हमारा वाई। तो इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है ऑर्डर्ड पेयर की। अगर कोई रिलेशन आर है जो एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स उस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो आर इनवर्स हो जाएगा वाई कॉमा एक्स। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वाई कॉमा एक्स वो बिलोंग करेगा आर इनवर्स से। ठीक है, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल है रिलेशन 1,1, 1,2, 2,1, 2,3, 4,3, तो बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ओके, फ्रॉम सेट ए एंड देन सेट बी, देन आर इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, हम बोल देंगे ये इसने कैसे बनाया है, 1,1 ऐसे बनाया है यहाँ से। ठीक है, तो ये बना है, फिर 1,2 है, 1,3 है, 2,1 है, 2,2 है, 2,3 होगा, फिर होगा 4,1, 4,2, 4,3। यानी कि जो आर जो रिलेशन बनेगा वो ए से बी में बनेगा, और वहीं जो आर इनवर्स है वो कैसे बन रहा है, बी से ए में बन रहा है। ये इनवर्स का नोटेशन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 1,1। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2,1 और 1,2 समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3,2, तो ए में 3 नहीं है ना, बी में 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स कॉमा सॉरी वाई कॉमा एक्स। तो 3 यहाँ पर ये है वाई वाले एलिमेंट, ये हो गए एक्स वाले एलिमेंट। तो 3,2, 3,4, ये होता है हमारा इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन भी हमारा कैसे निकल रहा है, रिलेशन से ही निकल रहा है। जो ऑलरेडी एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है उसी का हम इनवर्स निकाल रहे हैं ना। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो अगर हम इनवर्स रिलेशन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाता है। क्योंकि भाई अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है तो ए कॉमा बी, ये हो गया, ए हो गया डोमेन, बी हो गया रेंज। ठीक है, अब अगर इनवर्स की बात करें ए कॉमा बी, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आएगा ना, तो सॉरी इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिखते हैं, तो बी कॉमा ए हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन, और ये हो जाएगा रेंज। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू द रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ आर। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए।
ठीक है, ये हमने बात समझ ली थी। इफ R is the subset of A, then R is a binary relation or simply a relation on the set A. हम्म, हाँ ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक सेट A है, ठीक है, इसमें सॉरी इसमें से अगर हम कुछ रिलेशन निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ कंडीशन है, हमेशा सबसेट होगा रिलेशन सेट का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, यहाँ पे 1,1 1,2। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है बाइनरी बाइनरी रिलेशन। ओके, फॉर एनी रिलेशन आर इनवर्स, फॉर एनी रिलेशन आर, आर इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू आर। जैसे हम लोग वहाँ पे सेट्स में पढ़े हैं, सेट ए होता है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और अगर और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है itself। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, इनवर्स का इनवर्स हमने निकाला तो वो आर ही बनेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, वन टू वन रिलेशन। वन टू वन रिलेशन है कि अगर a relation R from A to B is one to one when different elements of A are paired with different elements of B, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, x is not equals to y in A, then f of x is not equals to f of y in B। तो हमारा जो ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट यहाँ पे इक्वल्स नहीं होंगे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई यहाँ पे इक्वल्स नहीं होंगे। अब जो फंक्शन जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो वन टू वन यूनिकली मैप्ड होगा एवरी एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में 1,3 2,4 एंड 3,5। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हस्बैंड वाइफ, ठीक है, 1 to 1 है, या लिखें हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2, इन दोनों का रिलेशन। ऐसे नहीं होगा ना कि हस्बैंड 1 वाइफ 1 फिर हस्बैंड 2 वाइफ 1, या इस तरह से हस्बैंड 1 वाइफ 2, मल्टीपल तो नहीं बनेगा ना रिलेशन, 1 to 1 ही बनेगा, अगर हम रियल वर्ड से एग्जाम्पल को थोड़ा सा लेमन में समझना चाहें तो, ठीक है। एक हस्बैंड एक वाइफ, 1 to 1 रिलेशन, ओके। इसके बाद वन टू मैनी रिलेशन, यानी कि जो डोमेन है, जो हमारे पास डोमेन है, वो क्या है, मल्टीपल रेंज के साथ अटैच्ड है, ठीक है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड विद टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक ब्रदर है, 1 ब्रदर 2, यहाँ पे भी कोई ब्रदर 1 है, सिस्टर है ना, इस तरह से। तो ये भाई बहन के रिलेशन की यहाँ बात है। तो अगर एक फैमिली में 3 या 4 भाई बहन है, तो एक भाई जो है उसका रिलेशन अपने दूसरे भाई के साथ है और अपनी बहन के साथ है, और इस तरह से जो है, मतलब आपस में, मतलब एक भाई का रिलेशन अपने भाई के साथ भी है, भाई का रिश्ता, और जो है अपनी बहन के साथ भी है भाई बहन का रिलेशन। तो एक पर्सन का जो है यहाँ पे मल्टीपल रिलेशंस बन के आ रहे हैं। तो ऐसे हम जो है एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। मैनी टू वन, यानी अगर जो है डोमेन में अलग अलग डोमेन्स के जो है सेम रेंज है, डिफरेंट डोमेन की सेम रेंज है, रिलेशन आर from A to B when two or more elements of A paired with one element of B, ठीक है, मतलब मल्टीपल डोमेन्स की सिंगल रेंज है। अब इसको कैसे समझेंगे,
कि अब जैसे अगर हम फैमिली में बात कर लें, ठीक है, तो मल्टीपल डोमेन्स का सिंगल रेंज कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, वाइफ है, सन है या डॉटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फादर आ जाएगा। तो ये जो फादर है ये वाइफ का हस्बैंड है, सन का फादर है और डॉटर का भी फादर है, ठीक है। ये मैथमेटिकली सही नहीं है, बट एक लेमन तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट जो है हल्का सा दिखे, तो ये उसके लिए समझा रहे हैं। या फिर अगर हम कॉलेज और उसके डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो उस तरह से, या क्लास और स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लें कि स्टूडेंट्स जो हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एक क्लास में, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे अगर कोई मैथ है, फिर साइंस है ना, या इस तरह से हिंदी है या इंग्लिश है, तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, तो ये स्टूडेंट जो है मैथ भी पढ़ता है, साइंस भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, तो यहाँ पे डिफरेंट डोमेन्स हो गया, तो सभी डोमेन्स का रेंज सेम हो गया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? मैथ, स्टूडेंट वन, साइंस, स्टूडेंट टू, इस तरह से, ठीक है। अब मैनी टू मैनी भी वही, मल्टीपल डोमेन है, मल्टीपल रेंजेस, एक डोमेन है उसकी मल्टीपल रेंज है, ऐसे ही, ठीक है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी when two or more elements of A are paired with two or more elements of B। अगर मैनी टू मैनी को हम समझना चाहें, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि अगर हमारा कॉलेज है, उसमें है हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। आईटी का डिपार्टमेंट है जिसमें हमारा कंप्यूटर साइंस आ जाता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है ब्रांचेज हैं, ठीक है, आईटी हो गया, सीएस हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो इनका रिलेशन क्या हो रहा है? मल्टीपल उससे बन रहा है, तो मैनी टू मैनी, ओके। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने तरह से रिलेशंस जो हैं बन सकती हैं या एग्जिस्ट करती हैं, वन टू वन टू मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। अब जब हम इनकी एप्लीकेशन समझते हैं, जैसे हम डेटाबेस में देखते हैं, तो डेटाबेस में इसका बहुत हैवीली यूज होता है, ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स में। उसके बाद है कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं रिलेशन की? तो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव व्हेन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई या एक्स है, दोनों सेम है, जैसे वन इज इक्वल टू वन, टू इज इक्वल टू टू, ये ट्रू है ना, राइट। इस तरह से, या कोई कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर सेम है ना, तो ये ट्रू हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक सेट है, वन टू थ्री एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, देन आर इज अ रिलेशन वन कॉमा वन, वन कॉमा टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब उसके सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पर हैं, वन टू थ्री फॉर एग्जाम्पल, किसी सेट में जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो जो इनके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हिसाब से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे होने चाहिए रिलेशन में, नहीं तो फिर वो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे वन कॉमा वन है, टू कॉमा टू है, थ्री कॉमा थ्री है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ये एक भी मिस हुआ किसी रिलेशन में, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वन कॉमा वन है, टू कॉमा टू है, लेकिन थ्री कॉमा थ्री यहाँ पे मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो बस कंडीशन इतनी ही है कि ये मस्ट है
के रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर वाले वो होने चाहिए। अब यहाँ सेट में कितने हैं एलिमेंट्स? 3 हैं। तो इन तीनों का रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3। देन डायगोनल पेयर, डायगोनल पेयर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 1 1 2 2 3 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उतने ही डायगोनल पेयर्स बनेंगे जो हमारे जो है इस रिलेशन में आएंगे। तो अगर उनमें से कोई भी एक मिस होता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोला जाए। ये मस्ट है कि वो तीनों होने ही चाहिए। बाकी हो या ना हो मतलब नहीं पड़ता, ये नहीं होगा कोई बात नहीं, ये भी नहीं होगा कोई बात नहीं, ये भी नहीं होगा कोई बात नहीं। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में से ये एक कॉम्बिनेशन है रिलेशन का। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो ये पेयर्स हैं ये होने चाहिए, बाकी होते हैं ठीक है, नहीं होते कोई बात नहीं। Reflexive relation defined on set having n elements is 2 की power n square minus n। अब ये बोल रहा है कि कितने तरह के पॉसिबल सेट रिलेशंस बनेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के। तो ये फॉर्मूला है निकालने के लिए। हमें पता है अगर हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3, ठीक है। टोटल टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यही है, मतलब एक जो है सेट ए है तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n क्रॉस n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कितने बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जस्टिफाई करेंगे? यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ, तो डायगोनल पेयर हो गए हमारे पास n, n है 3, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे नॉन डायगोनल पेयर जो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। क्यों? n स्क्वायर है टोटल नंबर ऑफ पेयर और n हो गया डायगोनल पेयर। इसको यहाँ पे लिख देते हैं ना सीधे। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। रिलेशन में हो गए हमारे पास एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3, 3 3 6 3 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बने 9। क्यों? हमने लिखा था n स्क्वायर। एलिमेंट्स कितने हैं? n इज इक्वल टू 3, तो n मल्टीप्लीकेशन हो गया n स्क्वायर, तो 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि आ गया 9। तो यह है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। और डायगोनल कितने बनेंगे? डायगोनल हमारे पास जो है वो कितने हैं? 1 2 3 डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका आ रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस डायगोनल एलिमेंट्स। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि हमें डायगोनल पेयर्स तो जोड़ने ही जोड़ने हैं, वो ऑप्शनल नहीं है वो, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख दे रहे हैं? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अगर वो ऑप्शनल होता तो फिर हम लिखते 2 की पावर n, क्योंकि जो n क्या है हमारे पास? डायगोनल ऑर्डर पेयर्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो उनका सेट मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता। लेकिन डायगोनल तो हमें जोड़ने ही जोड़ने हैं सारे के सारे, ठीक है। उनको तो उनमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है नॉन डायगोनल वाले, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बोला था। लेकिन डायगोनल वाले 100% मस्ट हैं, वो होने ही चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2। अब 2 क्यों लिखा है? कि डायगोनल वाले पेयर्स जो नॉन डायगोनल वाले हैं वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, चॉइस है।
इंक्लूड, एक्सक्लूड। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। फॉर्मूला आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, तो हम लिखें 2 की पावर 6, ये हो गया 64। अब रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो हम 64 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, एक दो आपको दिखा देता हूँ कैसे हम लोग 64 तरह से उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अरे सॉरी, कुछ ज़्यादा ही मिटा दिया था। ठीक है, तो जैसे पहला तो हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा? ओके, रिफ्लेक्सिव में एम्प्टी नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें तो डायगोनल पेयर चाहिए। तो R1 हो जाएगा यहाँ पे 1,1 और 2,2, 3,3। एक तो ये रिलेशन हो गया, हमने यहाँ लिखा था 2 की पावर n² - n, तो ये हो गया 2 की पावर 6 = 64। R2 हो जाएगा यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2। इसी तरह से R3 हो जाएगा हमारे पास 1,1, 2,2, 3,3, 2,1। तो आप देख रहे हैं डायगोनल पेयर हमने छोड़े ही नहीं। डायगोनल पेयर्स हमारे पास हैं तो वो रिलेशंस बोले जाते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बाकी नॉन डायगोनल्स के हमारे पास चॉइसेस हैं, इसलिए हमने उसको यूज किया है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन बहुत सिंपल है, और जैसा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है सिमेट्रिक रिलेशन में कि अगर हमारे पास भी ऑर्डर्ड पेयर है x, y, जो कि रिलेशन R को बिलोंग करता है, तो जो हमारे पास रिलेशन होगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर मस्ट होना चाहिए y, x, जो आल्सो उस रिलेशन को उस रिलेशन के अंदर होगा। एग्जांपल से देख लेते हैं। एक कोई सेट है ए 1 2 3, तो रिलेशन हमारा कैसे निकल के आ रहा है यहाँ पे, A क्रॉस A से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 2, 3,3। अब यहाँ पे डायगोनल से मतलब नहीं है, डायगोनल्स आर ऑप्शनल। क्या बोल रहा है यहाँ पे x, y, सपोज x, y जो है R में है, तो इसी का जो है y, x भी होना चाहिए, जबकि 2,1 है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हम मिरर भी बोलते हैं, मिरर मिरर इमेज या इस तरह से। तो 1,2 और 2,1 होगी, ये दोनों ही होने चाहिए। अगर इस यहाँ पे हमने 1,2 दे दिया है और इसका मिरर नहीं दिया, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोला जाए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम सारे के सारे सिमेट्रिक रिलेशंस वाले ऑर्डर पेयर दे दें, 1,2, 2,1, देन 1,3, 3,1। ये जरूरी नहीं है, जो भी हमने दिया है, जैसे 1,2 दिया है एक्सेप्ट डायगोनल पेयर, 1,2 दिया है तो 2,1 होना ही चाहिए 100%। ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है 1 2 3। यहाँ पे रिलेशन है 1,1, 1,2, 3,1, 2,3, देन 3,3। अब 1,2 तो दिया है लेकिन हमने 2,1 नहीं दिया, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब कितने तरह के सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला, कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा है ना, कि डायगोनल्स वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ऑप्शनल हैं, और जो नॉन डायगोनल वाले हैं, अगर हमने उसका कोई एक पेयर लिया है तो दूसरा होना चाहिए वो इनवर्स वाला। ठीक है, x, y, y, x, यानी कि अगर x, y इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में है, तो y, x भी उस सेम रिलेशन के अंदर होना ही चाहिए, ये कंडीशन मांग रहा है बस। ठीक है, फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा, हमको पता है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, सिंपल है n², क्योंकि A क्रॉस A ही ले रहे हैं। अगर A क्रॉस B लेते तो n या m हो जाता, n क्रॉस m हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं A क्रॉस A, तो n² हो गया।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद डायगोनल, डायगोनल पेयर हमें पता है n होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर ही होता है। और नॉन डायगोनल का हम लोग अभी ऊपर फॉर्मूला देख चुके हैं, n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब डायगोनल के हमारे पास यहाँ पे चॉइस है, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n, देन मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस का n। ये भी हमारे पास चॉइस है इनको ऐड करने की, कि हम जो है कोई एक पेयर होना चाहिए, 1,2 2,1, सारे नहीं होने चाहिए ना, कोई एक पेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे पेयर है तो वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 1,2 है तो 2,1 होना ही चाहिए, अगर 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए। ऐसे चॉइसेस है यहाँ पे हमारे पास कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फिर 1,3 और 3,1 भी होना चाहिए। एक सिमेट्रिक रिलेशन का जो है उसमें ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो अभी इसका जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर प्लस बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम लोग ये स्कूल ग्रेड का देख रहे हैं तो समझेंगे बाकी चीजें। बाकी डेफिनेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है, उसमें ऑर्डर पेयर है x कॉमा वाई, y कॉमा जेड, तो x कॉमा जेड मस्ट है, होना ही चाहिए। अगर मिस होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोला जाएगा। इफ a is a set, then the relation 1 comma 1, then 1 comma 2, then 1 comma 3, 2 comma 1, 3 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, तो is a transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे अगर हम देखें x comma y, 1 comma 2 एंड y comma z, तो अगर हम z मान लेते हैं 1 comma 2, 2 comma 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x comma y और y comma z, तो ये हो गया x comma z। ठीक है, इस तरह से। और नॉन ट्रांजिटिव में ये होगा नॉन ट्रांजिटिव का एग्जांपल 1 comma 2, 2 comma 2, 2 comma 1, 3 comma 3, 1 comma 3 इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? 1 comma 2 तो है, 2 comma 1 भी है, बट 1 comma 1 नहीं है, जो x comma z बिलोंग्स टू r को सेटिस्फाई करे। तो ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में बस इतना सा बोल रहा है कि अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, फ्रॉम सेट ए, वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा कब? x कॉमा वाई बिलोंग टू r एंड y कॉमा x बिलोंग टू r। ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। अगर हमारे पास 1 कॉमा 2 पेयर है और हम डाल दिए हैं 2 कॉमा 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं, एंटी सिमेट्रिक नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे x कॉमा वाई जो है इक्वल नहीं बन रहे हैं। ठीक है, फिर से बताते हैं यहाँ पे, तो फिर से समझते हैं। अगर हमारे पास जो है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, और y कॉमा x बिलोंग्स टू r है, तो क्या होना चाहिए? x y के बराबर होगा, तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। बराबर ही नहीं होगा तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। इसी को फिर यहाँ पे दूसरी तरीके से बोला गया है, r is said to be antisymmetric when x is not equal to y and x comma y is belongs to r but y comma x does not belong to r। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है,
1 2 3, तो 1 1 1 2 3 3। अब यहाँ पे क्या है इसका, 2 1 नहीं दिया हुआ है ना। ये हो गया x, y, ये हो गया y, x। तो y, x मिसिंग है यहाँ पे। और ये 1 1 तो है ही रिफ्लेक्सिव, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे x, y इसको लिखें या y, x लिखें, तो ये भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है। इसी तरह से 3 3 भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है, और 1 2 भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका x, y मिसिंग है। तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब जो रूल को ब्रेक कर रहा है वाला देख लेते हैं। ये है 1 1, ये रूल को फॉलो कर रहा है, x, y बोलो या इसको y, x बोलो। ठीक है, 1 2 है, अच्छी बात है, ये हो गया x, y। 1 3 है, अभी भी ये हमारा कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे हमारा ये आ गया, तो ये हमारा सिमेट्रिक वाला पार्ट हो गया। 1 2 2 1, तो ये रूल को ब्रेक कर दिया ना, यहाँ पे इसने रूल को ब्रेक कर दिया। अगर x, y बिलोंग्स टू R कर रहा है, तो 100% y, x को R के अंदर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वो है, तो इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं बना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हम देख चुके हैं। तो रिफ्लेक्सिव में x, बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक में हम देख चुके हैं x, एंड y, बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिव में हमारे पास है बिलोंग्स टू R, देन बिलोंग्स टू R, देन मस्ट बी बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये सारी कंडीशंस किसी रिलेशन में सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सिर्फ जो है सेम एलिमेंट ही आते हैं, सिंपल है। आइडेंटिटी रिलेशन, अगर हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3, आई थिंक मुझे एग्जाम्पल दिया होगा। तो अगर कोई सेट ए है 1 2 3, देन आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसमें सिर्फ डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आई थिंक रिलेशंस का पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो किन्हीं दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसका सबसेट होता है रिलेशन। उसके बाद फिर हमने देखा कि रिलेशन कितने तरह के रिलेशंस बन सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर जो है द कार्डिनैलिटी ऑफ द टू सेट्स। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन, वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशन। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गए कि कितने टाइप्स के रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में हमने देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, देन ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये आइडेंटिटी रिलेशन। तो प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या है कि वो बताती हैं कि वो जो है रिलेशन किस टाइप का है। ठीक है, वो रिलेशन हमारा जो है किस तरह से वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक में बन रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक छोटे सा कंसेप्ट का पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने आज रिलेशंस को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी। अगले सेशंस में हम लोग फंक्शंस देखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।